आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था यील्ड पॉइंट फिनोमेना, आज है हमारा स्ट्रेन एजिंग। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट, दिस phenomena is associated with the yield point phenomena. This phenomena is associated with yield point phenomena, in which strength of the metal is increased and ductility is decreased. ठीक है. So what is strain aging? It is associated with yield point phenomena in which strength of the metal is increased and ductility is decreased. ठीक है. अब होता क्या है, बेसिकली यील्ड पॉइंट फिनोमिना में क्या होता है, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. क्वार्टरल एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, जो कि इंटरस्टिशियल साइड में बनता है एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. ठीक है. तो होता क्या है कि जब यील्ड पॉइंट फिनोमिना क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं होता जैसे डिसलोकेशन साइड पे, बट आफ्टर सम टाइम क्वार्टरल एटमॉस्फेयर अपीयर एट द यील्ड पॉइंट. ठीक है. सो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर दोबारा बन जाता है, तो हमारा जो यील्ड पॉइंट है वो यील्ड पॉइंट फिनोमिना दोबारा अपीयर हो जाता है, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन दोबारा डिफ्यूज करते हैं. ठीक है. एट द डिसलोकेशन साइड, दिस टाइम पीरियड इज नोन एज स्ट्रेन एजिंग टाइम. सो when there is no quartile atmosphere, when there is no quartile atmosphere at dislocation site, but after some time yield point phenomena reappears due to, because carbon and nitrogen will diffuse at this location site. Carbon and nitrogen diffuse at this location site. ठीक है. This time period is known as strain aging. This time period is known as strain aging time. ठीक है. फिर आगे नोट आ जाता है. नोट, स्किन रोलिंग is done in industries to mark
strain aging time. Skin rolling is done in industries to mark strain aging time. ठीक है, for example LPG cylinders. ठीक है, एलपीजी सिलेंडर पे आप देखोगे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसका स्ट्रेन एजिंग टाइम बताया होता है उन्होंने। ठीक है, उसकी लाइफ बताई होती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वी हैव फॉर्म द अलॉय, हमने अलॉय बना लिया बट हमें उसकी अब स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द अलॉय, three methods are used. Three methods are used. Number one, alloying. Number one, alloying. Number two, grain refinement. Number two, grain refinement. Number three, work hardening or strain hardening. Work hardening or strain hardening. The first is our alloying. Alloying आपको पता ही है, what is alloy? When two metals are mixed into each other metallurgically, तो हमारी अलॉय फॉर्मेशन होती है। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम ऐसे करेंगे, when an impurity is added at interstitial site, it produces compressive strains. As void is smaller than impurity atom. ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट। अगर ये चार एटम है तो इनके बीच जो ये होता है, दिस इज माई इंटरस्टिशियल साइट। एटम का साइज होता है बड़ा, साइड का जगह जो होती है थोड़ी। ये हमने कार्बन में भी बताया था कि कार्बन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता इंटरस्टिशियल साइड पे, इसलिए वो चाहता है कि वो जंप करे किसी और साइड पे, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और लैटिस स्ट्रेन्स। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर ये इफ इट ऑक्युपाइज substitutional site, सब्स्टिट्यूशनल साइड कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशनल साइड वो होती है जहां पे एक रेगुलर एटम को कोई दूसरा एटम रिप्लेस कर दे। कल मैंने डिफेक्ट्स में करवाया था, रेगुलर एटम को कोई दूसरा एटम रिप्लेस कर दे, उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल साइट या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, इफ इट ऑक्युपाइज सब्स्टिट्यूशनल साइट and is smaller in size, it produces tensile strains।
ठीक है, इफ बिगर it produces compressive strains. If bigger, it produces compressive strains. Okay. These strain fields create an obstacle in the moment of dislocation. In the moment of dislocation, ठीक है, so strength of material is increased. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज्ड। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने की अलाइंग में फिर हमारे पास दो चीजें आ गई। एक ये जहाँ पे आई इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में हमारे पास आ गए चार अलग अलग किस्म के एटम्स। जोड़े नहीं है, मैंने अलग अलग रखा ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, और बीच में आ गया एक नया एटम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रेन बनवाएगा, इनको बाहर को पुश करेगा, ये बाहर को पुश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारी इंटरस्टिशियल के बाद, यहाँ पे आती है सब्स्टिट्यूशनल साइड। सब्स्टिट्यूशनल साइड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल साइड, दिस इज बिगर if that atom is bigger or if the atom is smaller। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉलर और बिगर एटम की। सपोज वी हैव बिगर एटम लगाते हैं, ग्रीन कलर लगाते हैं, दिस इज अवर बिगर एटम, और जो रेगुलर एटम्स थे हमारे दे वर स्मॉल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दिस विल पुश देम आउटवर्ड्स। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में, in case of smaller atom, what will happen in case of smaller atom? Suppose these are our atoms, ठीक है, and this is our smaller atom, so they will push him like this। okay, so allowing we have interstitial side मतलब चार एटम्स के बीच वाली साइड, वहां पे जब एटम आता है, ठीक है, it will push the other atoms outwards। ठीक है, so ठीक है, और वैसे ही जब हम स्मॉल एटम डालते हैं सब्स्टिट्यूशनल साइड पे तो टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जब हम बिगर एटम डालते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेन रिफाइनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेन रिफाइनमेंट। ठीक है, अब ग्रेन रिफाइनमेंट में क्या होता है, वी डील विद द ग्रेन स्ट्रक्चर। So first of all we define coarse grain। What is a coarse grain? If grain boundaries
grain boundaries are less than grain structure is known as coarse grain structure. Grain structure is known as coarse grain structure. When grain boundaries are more, when grain boundaries are more than fine grain, when grain boundaries are more, they are known as fine grains. They are known as fine grains. How do we define strength of the material? Suppose we have a material, this and this. Okay, so this consists of fine grain structure. छोटी छोटी ग्रेन्स होगी तो वो हमारा हो गया फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. दिस इज अवर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है. सो हाउ डू वी डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल? हम कैसे कहते हैं कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है? तो हमें क्या करना पड़ता है? हम बात करते हैं डिसलोकेशन की टर्म्स में. डिसलोकेशंस की टर्म्स में हम बात करते हैं. ये है हमारा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर. अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. Suppose we have a dislocation. Suppose we have a dislocation. तो हमारे पास क्या होती है? डिसलोकेशन होती है. डिसलोकेशन समझ गए ना? जो मटेरियल में डिफेक्ट आ गया, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, ये हमारे पास डिसलोकेशन होती हैं. अब मटेरियल फेल कब होता है? जब ये डिसलोकेशन मटेरियल के बाहर आ जाती है. सपोज मेरे पास एक रॉड है, रॉड के अंदर क्रैक है तो मुझे नहीं पता चलेगा, बट जब हम इस पर लोड लगाते हैं, अगर ये क्रैक बाहर तक आ जाता है तो हमें पता है मटेरियल फेल हो गया. जल्दी आएगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है, लेट आएगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है. अब कैसे पता चलता है? ये देखिए, सपोज मेरे पास यहाँ डिसलोकेशन है और यहाँ पे भी एक डिसलोकेशन है. हम इसको ले लेते हैं कैपिटल डी. ठीक है. अब देखो, मटेरियल फेल कब होगा? जब ये डिसलोकेशन यहाँ पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी. सपोज इसने यहाँ गई, ये डिसलोकेशन गई यहाँ पे इसने क्या किया? ग्रेन बाउंड्री से लगी और इधर चली गई, फिर ग्रेन बाउंड्री से लगी, यहाँ चलेगी. जब ये डिसलोकेशन किसी ग्रेन बाउंड्री के साथ टकराती है तो ये डायरेक्शन चेंज कर देती है. ठीक है. तो जब डिसलोकेशन किसी ग्रेन बाउंड्री के साथ लगती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है. तो इट इज डिफिकल्ट फॉर डिसलोकेशन टू कम आउट ऑन द सरफेस. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द डिसलोकेशन टू कम आउट ऑन द सरफेस. ठीक है. तो चलो अब हम अल्टीमेटली इसको फेल करवा ही देते हैं. तो डिसलोकेशन यहाँ बाहर आ गई. ठीक है. तो जब डिसलोकेशन बाहर आ गई तो इसको नंबर ऑफ बैरियर्स इसके कितने थे? ज्यादा थे. तो इसीलिए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा ज्यादा होती है कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर से. अब यहाँ पे डिसलोकेशन अगर यहाँ पे चलेगी, यहाँ से चलेगी इस पॉइंट से, तो ये यहाँ गई, इसने यहाँ भेजा. ठीक है. फिर यहाँ से ये दोबारा यहाँ गई, फिर यहाँ गई इस मटेरियल में, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर पेनल्टीमेट यहाँ, यहाँ. ठीक है. फिर यहाँ. ठीक है. फिर यहाँ, फिर दोबारा वापस, और फिर ये बाहर. ठीक है. तो ये हो गया हमारा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर.
ठीक है। तो जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि डिसलोकेशन जो है उसकी मूवमेंट को ग्रेन बाउंड्री हिंडर करती है। ठीक है। और ग्रेन बाउंड्री जब हिंडर करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देती है। इफ इट रिमेन्स विद इन द मटेरियल रिमेन्स स्ट्रांग, एंड इफ इट कम्स आउटसाइड द सरफेस ऑफ द मटेरियल बिकम्स, वी से द मटेरियल इज वीक, और इट इज नॉट ए इट हैज नॉट सफिशिएंट स्ट्रेंथ। इसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? लिखना है व्हेन द डिसलोकेशन स्टार्ट्स मूविंग एट द ग्रेन बाउंड्रीज इट चेंजेस द डायरेक्शन। मैं लिख ही देता हूँ। when the dislocation starts moving at grain boundaries it changes direction, it changes direction, which requires more amount of stress. Which requires more amount of stress. ठीक है, ठीक है। So as soon as dislocation approaches grain boundary, it has to change its orientation. वही मैंने बताया, it has to change its orientation. ठीक है। because क्यों होता है ऐसा? because atoms are arranged in different directions. ठीक है। so this requires extra stresses. ठीक है, दिस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस। तो इसको आप समझ सकते हो कि वाई मैं बार बार, एक बार पहले भी ये लाइन रिपीट की थी, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर, जब हमने ग्रेन बाउंड्री पढ़ी थी, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर more will be strength of material। ठीक है। and lesser the corrosion resistance, corrosion वाला पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब हमने ग्रेन बाउंड्री पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा सरफेस एरिया, मोर साइट्स फॉर ऑक्सीजन टू अटैक एंड गेट ए रिएक्शन। और स्मॉल ग्रेन साइज से क्या होता है, हमारी जो डिसलोकेशन है उसकी मूवमेंट जो है वो हिंडर हो जाती है। हिंडर का मतलब रुक जाती है या चेंज हो जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस या जो फोर्स आप लगा रहे हो किसी भी वर्क पीस पे। ठीक है। तो हमारी जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर टू मूव द डिसलोकेशन। ठीक है। So this is our topic. Next is our work hardening or strain hardening. Work hardening और जिसको हम कहते हैं strain hardening. Material science में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। If you study material science, strain hardening is a very important concept. काफी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। This is our stress, this is our strain. मैं ऐसा लिख देता हूँ स्मॉल ई कर देते हैं, चलो हर जगह ई होता है, एप्सिलॉन नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली स्ट्रेन हार्डनिंग देखते हैं वो कहाँ रही थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ,
तो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये पीक, ये आ गई हमारी यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया यूटीएस, ये आ गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। यील्ड पॉइंट से पहले पहले हमारा लगेगा हुक्स लॉ, ये जो ये वाला है यहाँ पे लगेगा हुक्स लॉ, ये पढ़ेंगे हम सोम में। और यील्ड पॉइंट फिनोमेना जहां खत्म होता है, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे लगता है हमारा पावर लॉ, और इसको हम कहते हैं हॉलोमैन इक्वेशन, ठीक है। पावर लॉ और हॉलोमैन इक्वेशन, ठीक है। डब्ल्यू नहीं है, HOLLO है, सॉरी। HOLLO, हॉलोमैन इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग। अब होता क्या है वर्क हार्डनिंग और पैसे समझो। सपोज वी हैव ए चाइल्ड, हमारे पास एक बच्चा है और हम उसको बार बार बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना। छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल स्मॉल बेबी, ठीक है। तो यहाँ एक दरवाजा बना दिया आपने और यहाँ पे हमारा घर, ठीक है, ये रूम है, जैसा भी आप बनाना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये तो भूत बन गया, चलो जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंट होगा, छोटा बच्चा जो बिल्कुल क्रॉल कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाहर वाली साइड जाते हैं, तो हम उसको मना करते हैं, ठीक है। एक बार उसको मना किया, जब वो थोड़ा बड़ा होगा तब उसको बोलेंगे बाहर नहीं जाना, वो जाएगा मगर चोरी चोरी जाएगा, ठीक है। और जब वो बिल्कुल एडल्ट स्टेज पे आ जाएगा, जब हम उसको बोलेंगे कि बाहर जाना, ठीक है, तो वो बस ऐसे इशारा करेगा कि हाँ ठीक है नहीं जाना, बट वो फिर भी चला जाएगा। तो होता क्या है, जो बच्चा जो है वो ढीठ हो जाता है, बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ हो जाता है, स्टबॉर्न हो जाता है, ठीक है। तो वही जो है, वही चीज, सेम चीज मटेरियल बिहेवियर शो करता है जब हम उसको पीटते हैं, ठीक है, जब हम उस पर कोल्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बिहेवियर शो करता है, बिकॉज वी हैव डिसलोकेशंस, डिसलोकेशंस, ठीक है। जब हम किसी मटेरियल को बीट करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इन द मटेरियल, ठीक है। और जब हम उसको बीट करते हैं तो नई डिसलोकेशंस भी बनना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं फ्रैंक कीथ सोर्स, फ्रैंक कीथ सोर्स। एमटेक शमटेक में पढ़ोगे, पेपर में आज तक सवाल नहीं आया, ऐसे बता रहा हूँ कि जब हम किसी मटेरियल पे वर्कआउट करते हैं तो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन जो है वो मल्टीप्लाई होती है, जो न्यू डिसलोकेशंस बनती है, न्यू डिसलोकेशंस, न्यू डिसलोकेशंस बनती हैं, ठीक है। तो कितनी डिसलोकेशंस नहीं बनेंगी, दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कितनी डिसलोकेशन किसी मटेरियल में बनेगी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, दिस इज प्योरली मटेरियल प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास आ जाता है टिन है, जैसे हमारे पास स्टील है, जैसे हमारे पास कास्ट आयरन है, कितनी डिसलोकेशंस बननी है ये उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जब नंबर ऑफ डिसलोकेशंस बन जाती है तो वो क्या करती है, ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दे एक्यूमुलेट एट द ग्रेन बाउंड्री, और जो डिसलोकेशन डिसलोकेशन इंटरेक्शन होती है वो रिपल्सिव होती है इन जनरल इन नेचर। तो मैंने आपको बताया था जैसे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है और दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है, ठीक है। अगर ये आसपास होंगी तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव रेयरली होती है, ठीक है। आसपास होंगी तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। सो दिस डिसलोकेशन फॉरेस्ट कह सकते हैं इसको, दिस डिसलोकेशन फॉरेस्ट क्रिएट्स ए बैक स्ट्रेस इन द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन। बैक स्ट्रेस का मतलब होता है कि ये बाकी डिसलोकेशंस, सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ डिसलोकेशंस यहाँ पे, और ये ग्रेन बाउंड्री है, चार पहले से खड़ी है और एक पांचवी नहीं आके कहती कि मैंने आगे जाना है, ठीक है, बट दे विल पुश ईच अदर,
बैक स्ट्रेस देंगे एक दूसरे को और इसको आगे नहीं आने देंगे, ठीक है। सो दिस क्रिएट्स अ बैक स्ट्रेस इन द मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग। द मोर यू बीट द मटेरियल, द मोर dislocations they made and more back stresses are created due to more number of dislocations, okay, and this phenomena is called work hardening. अब वर्क हार्डनिंग के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है कि डिसलोकेशंस जो है वो पुरानी वाली डिसलोकेशंस को आगे ग्रेन बाउंड्री तक पहुंचने नहीं देती एंड क्रिएट्स ए बैक स्ट्रेस। और हमारा मटेरियल फेल कब होता है? जब डिसलोकेशंस हमारी सरफेस पे आती हैं। जब कोई भी डिसलोकेशन दूसरी डिसलोकेशन को बाहर आने ही नहीं देगी तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसीलिए जो वर्क हार्डन्ड मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। कई बार हम मटेरियल्स या शाफ्ट्स को, कई बार रॉड्स को, बिलेट्स को हम वर्क हार्डनिंग करके काम करते हैं, ठीक है। तो इसी की अब थ्योरी लिख लो। थ्योरी when we work on the material, वर्क का मतलब है यहाँ पे कोल्ड वर्किंग, ठीक है। when we cold work the material, there are number of dislocations, already present in it. There are number of dislocations already present in it. How much dislocation multiplication takes place is the property of the material. How much dislocation multiplication takes place is the property of the material. The dislocation produced accumulates at the grain boundary. The dislocations produced accumulate at the grain boundary, and since dislocation interaction are repulsive in nature, so they create back stress in the moment of dislocation. This increases strength of the material. And the phenomena is known as work hardening. And the phenomena is known as work hardening. नेक्स्ट जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं बॉशिंगर इफेक्ट, BAUSCHINGER, बॉशिंगर इफेक्ट। अब क्या भला है ये बॉशिंगर इफेक्ट और क्या चीज? ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की बात करते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे और यहाँ पे है, ये हमारा है टेंसाइल एंड दिस इज अवर आल्सो टेंसाइल, दिस इज अवर कंप्रेसिव, टेंसाइल के अपोजिट, एंड दिस इज आल्सो अवर कंप्रेसिव। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से चलेंगे हम ऊपर और यहां तक किया हमने मटेरियल को लोड, ठीक है। फिर वहां से हम फिर से वापस गए, यहां से हम फिर से वापस गए कंप्रेसिव लोड में और फिर से मटेरियल को लोड किया, तो ऐसे हो गया। दिस इज अवर बॉशिंगर इफेक्ट। अब होता क्या बॉशिंगर इफेक्ट? बेसिकली
what we did was we unload the sample from the region of work hardening. We unload the sample from the region of work hardening, and load it in opposite direction. Load it in opposite direction. So back stresses will support the moment of dislocation. ठीक है. So yielding appears prematurely. This effect is known as Buchinger effect. हमने क्या किया, पहले मटेरियल को लिया और उस पर टेंसाइल लोड डाला. कुछ देर के बाद हमने देखा कि वो यील्ड होना शुरू हो गया. यील्ड का मतलब वो खींचना शुरू हो गया. ठीक है, वो यील्डिंग पे आ गया. ठीक है, बट हमने क्या किया, उसी टाइम पे हमने इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डाल दिया. ये देखो नीचे जा रहा है हमारा एरो, हमने इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डाल दिया और कुछ देर के बाद दोबारा उसको टेंसाइल लोड डाला. तो हमने देखा जिस पॉइंट पे पहले यील्ड पॉइंट आया था, अब उससे पहले ही हमारा यील्ड पॉइंट आ गया. तो यील्ड पॉइंट जो है वो प्रीमेच्योर आ गया. ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज बशिंगर इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नोन एज बशिंगर इफेक्ट. ओके, नाउ वी डू पावर लॉ. अब हम बात करते हैं पावर लॉ की. व्हाट इज पावर लॉ, तो कैसे लिखना है इसको. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो स्ट्रेस की. सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन रेज टू पावर एन एप्सिलॉन डॉट रेज टू पावर एम, वेयर सिग्मा एफ इज आवर फ्लो स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस. ठीक है, K is strength coefficient. K is strength coefficient. K is strength coefficient. E epsilon is true strain. Epsilon is true strain. Epsilon dot is strain rate. इसका मतलब है स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम. N is work hardening exponent. Work hardening exponent. And M is strain rate sensitivity index. Strain rate sensitivity index. स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट पे हम करते हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एल्यूमिनियम एन वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.05 एंड फॉर स्टील एन इज इक्वल टू 0.03. दिस इज 5. ओके, एट रूम temperature M equal to 0. M is our strain rate sensitivity. So therefore, as temperature increases and decreases and M increases, so we have sigma F equal to K epsilon raised to power N. A epsilon raised to power n. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब हम बात करते हैं स्ट्रेसेस की.
अब हम बात करेंगे स्ट्रेसेस की। सबसे पहले आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू P by A naught, where P is load and A naught is instantaneous area of specimen। जब हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल करेंगे तब भी देखेंगे क्या एरिया लेते हैं, ठीक है। नाउ सिग्मा नॉट इज इक्वल टू P by A naught multiplying and dividing by A, multiplying and divided by A। सॉरी पीछे गलत हो गया, this is not A naught, this is A is the instantaneous area of specimen, ठीक है। and second is our flow stress। flow stress is equal to P by A, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन बन जाता है। अगर हम इस A को इसके नीचे ले आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन A मल्टीप्लाई बाय A बाय A नॉट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सिग्मा सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा F मल्टीप्लाई बाय A बाय A naught, which implies sigma F equal to sigma naught A naught by A, A naught by A, where A naught is our original area, where A naught is our original area, A is our instantaneous area। फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन की। इंजीनियरिंग दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, अभी हम आगे कुछ करेंगे इसके साथ। इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन सिग्मा इज इक्वल टू PL upon L, change in dimension upon original dimension। Since volume remains constant, since volume remains constant, तो वॉल्यूम क्या होगी दोनों की, A नॉट मल्टीप्लाई बाय L नॉट इज इक्वल टू A इंटू L, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे A बाय A नॉट इज इक्वल टू L नॉट अपॉन L, और A नॉट अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन L नॉट। ए नॉट अपॉन ए हमने इसीलिए लिया क्योंकि हमें वही चाहिए था। तो देयरफॉर सिग्मा एफ इक्वल टू P बाय ए नॉट, P बाय ए नॉट L अपॉन L नॉट। ए अपॉन ए नॉट बाय ए की जगह हमने लिखा L अपॉन L नॉट। दिस इंप्लाइज P अपॉन ए नॉट L बाय L नॉट -1 प्लस 1 is equal to P upon A naught equal to P by A naught equal to sorry is P upon A naught sigma naught is equal to P by okay P upon A naught, ठीक है, ब्रैकेट में E प्लस 1। So therefore sigma F equal to sigma naught E
plus 1. This is an important relation between normal stress and flow stress. Okay. Next is our true strain. True strain. What is true strain? True strain is equal to 0 to epsilon d epsilon is equal to L naught to L dl by epsilon equal to log of natural log of L upon L naught, because integration of 1 by x is equal to log x. ठीक है, तो epsilon is equal to log of 1 plus 1 plus, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रू स्ट्रेन का, काफी बार गेट में, एसएससी में और भी बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ चुका है। फाइंड द ट्रू स्ट्रेन या रिलेशन फॉर ट्रू स्ट्रेन। E is engineering strain and epsilon is true strain. And epsilon is true strain. Yeah. This was today's lecture. इसमें आगे फर्दर अगर गेट के लिए पढ़ना होगा तो हमें इसमें और भी रिलेशन निकालने पड़ते हैं। n इज इक्वल टू ई निकालना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन आया गेट का, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम JEE or AE point of view because it requires calculator and calculation. And JEE एग्जाम्स में ये चीज़ नहीं अलाउड होती, कैलकुलेटर, फिजिकल कैलकुलेटर नहीं देते, वर्चुअल भी नहीं देते, क्योंकि JEE का पेपर इतना टफ नहीं होता, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के बच्चे भी होते हैं जो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। और हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिपल टी डायग्राम, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद हीट ट्रीटमेंट टॉपिक जो होगा वो शुरू होगा।